भारतीय बजट व्यवस्था के जो प्रथम एपिसोड था उसमें हमने बजट किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, उसका अनुमोदन कैसे करवाया जाता है, कौन कौन सी उसकी कटौती मांगे होती है और किस प्रकार से उसको आगे लिया जाता है, इसके बारे में हमने चर्चाएं की। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम लेकर के चर्चा करेंगे इस क्लास में। और जितने भी भर्तियां हैं उन सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्लासेज है ये। इससे पहले राजस्थान का जो बजट है इस वित्तीय वर्ष का, उसकी एक क्लास अपलोड की गई है, आप उसको भी देख सकते हैं। बजट से संबंधित ये संघीय बजट की दूसरी क्लास है। और इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की जो संपूर्ण क्लासेज है वो आपको बहुत ही जल्द वन बाय वन मिल जाएगी। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। और इसके साथ ही जो आर्थिक समसामयिकी है, जो करंट अफेयर्स है, उसकी भी बहुत ही जल्द आपको सौगात मिलने वाली है, उसकी भी नियमित क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। और जो इकोनॉमिक्स रिव्यू है राजस्थान सरकार का, उसके अध्याय वाइज प्रत्येक चैप्टर को लेकर के भी बहुत जल्द उसका विश्लेषण हम करवाएंगे। जो क्लासेज है उसको आप नियमित रूप से देखते रहें और अपने जो व्यूज़ हैं वो ज़रूर इस पे कमेंट करें। आपकी जो क्वेरीज है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं संघीय बजट की जो दूसरी क्लास है, संघीय बजट पार्ट 2। तो जो बजट है वो हमने ये पे शुरुआत में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें ये देखा कि बजट में प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है। बजट में क्या होता है? सरकार को प्राप्त होने वाली प्राप्तियां और व्यय। तो सबसे पहले हम बात करें राजस्व प्राप्तियां। राज्य जो बजट है, बजट में केंद्र सरकार को कौन कौन से राजस्व प्राप्तियां होगी, तो उन राजस्व प्राप्तियों की हम चर्चा करते हैं। तो पहली चीज ये है कि राजस्व प्राप्तियां होती क्या है। तो राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती है, ऐसी रिसिप्ट होती है जिससे सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई देनदारी, कोई लाइबिलिटीज नहीं बनती। इस प्रकार की संपत्तियां भारत सरकार पर किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटीज जनरेट नहीं करती और न ही इन परिसंपत्तियों में कभी कोई गिरावट आती। तो जो राजस्व प्राप्तियां होती है, ये राजस्व प्राप्तियां सरकार पर किसी प्रकार का कोई दायित्व जनरेट नहीं करती, किसी प्रकार की देनदारियों को सृजित नहीं करती और न ही इनकी परिसंपत्तियों में किसी प्रकार की गिरावट होती है। इसका अर्थ यह है कि ये निश्चित प्रवृत्ति की होती है, आवर्ती टाइप की होती है, यानी इसका नियमित रूप से एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः आना होता है। तो ये जो प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां किस प्रवृत्ति की है? नियमित प्रवृत्ति की है। और उसके साथ साथ ही आवर्ती प्रवृत्ति की होती है, जिन्हें सरकार सामान्य गतिविधियों के दौरान प्राप्त करती। तो बात करें राजस्व प्राप्तियों की, तो राजस्व प्राप्तियां सरकार के लिए वो उपाय है, वो प्राप्तियां हैं जो उन्हें नियमित रूप से प्राप्त होती है, नियमित रूप से प्राप्त होती है और आवर्ती प्रवृत्ति की होती है। तो पहली चीज तो ये हुई कि ये प्रवृत्ति से नियमित होती है, आवर्ती प्रवृत्ति की होती है, यानी इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। और उसके साथ ही साथ ये सरकार पर किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं करती है, कोई देनदारी स्वीकृत नहीं करती और न ही कोई इससे परिसंपत्तियों में गिरावट आती है। सरकार की जो परिसंपत्तियां हैं उन पर किसी प्रकार की गिरावट ये दर्ज नहीं करवाती। दो प्रकार की प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियों में शामिल की जाती है। एक होती है कर राजस्व प्राप्तियां और दूसरी होती है गैर कर से प्राप्त होने वाली राजस्व प्राप्ति। दो प्रकार की प्राप्ति हैं, कर राजस्व प्राप्ति और गैर कर राजस्व प्राप्ति। देखिए इनको क्या होती है। राजस्व प्राप्तियों को हम दो भागों में बांटते हैं। राजस्व प्राप्तियों के कितने पार्ट है? दो पार्ट है। एक को हम कहते हैं कर राजस्व प्राप्तियां और दूसरी कहलाती है गैर कर राजस्व प्राप्ति। कर राजस्व प्राप्तियों के दो स्रोत हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स जिसको हम कहते हैं,
और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यानी करे कोई भरे कोई, टैक्स लगता किसी पर है और उसको चुकाता कोई और। तो प्रत्यक्ष कर में कुछ उदाहरण की बात करें तो इनकम टैक्स, आयकर है, निगम टैक्स है। तो ये कर राजस्व प्राप्ति के स्रोत है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसके अंदर उत्पाद कर है, उत्पादन पर लगने वाले कर है, और एक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवा कर। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरी तरफ की बात करें तो गैर कर राजस्व प्राप्तियां जो है उसमें आंतरिक बाजार उधारी, यानी आप बाजार के अंदर से उधार ले रहे हैं। राज्य सरकार को अपने खर्च चलाने के लिए, अपने कार्यों के लिए क्या करना पड़ रहा है कि जो बाजार है उसमें आप क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के किसी भी तरीके से यदि आप बाजार से उधार लेते हैं तो वो आंतरिक उधारी में आएगी। आप जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उन परिसंपत्तियों का डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको आप विनिवेश कर रहे हैं। सरकारी संपत्तियों को यदि आप सेल आउट कर रहे हैं तो वो विनिवेश में आएगा। विदेशी ऋण प्राप्त कर रहे हैं या विदेश से कोई आपको सहायता राशि मिल रही है, सरकार को विदेश से सहायता मिल रही है या विदेशी ऋण प्राप्त कर रही है, तो वो गैर कर राजस्व प्राप्ति होगी। और राज्यों को आपने जो ऋण दे रखे हैं उन ऋणों से जो पुनः प्राप्ति हो रही है, ऋणों से जो प्राप्ति हो रही है वो भी आएगी राजस्व प्राप्तियों में। नेक्स्ट की बात करें कर राजस्व प्राप्तियां, तो कर राजस्व प्राप्ति की बात ये हुई कि सरकार द्वारा जो आरोपित कर और अन्य जो शुल्क है, सरकार जो जो टैक्स लगा रही है, जो जो फीस अपने ऊपर लगा रही है, उनसे जो भी रिसिप्ट प्राप्त होती है वो राजस्व प्राप्तियां होती है। सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स लगाए या कोई फीस आरोपित करे तो टैक्स और फीस से जो भी इनकम मिलेगी वो सरकार की राजस्व प्राप्ति कहलाए। इसके तहत केंद्र सरकार दो प्रकार के कर लगाती है, एक को हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर, दूसरे को क्या कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। यानी राजस्व जो कर है, राजस्व जो प्राप्तियां हो रही है, राजस्व प्राप्तियों के दो स्रोत हमारे पास हैं, एक को कहते हैं प्रत्यक्ष कर और दूसरा कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर में आयकर, ये व्यक्ति की जो इनकम होती है उस इनकम पर लगता है। निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स, पूंजीगत लाभ कर, ब्याज कर, अनुषंगी लाभ कर, अनुषंगी लाभ कर को एफबीटी कहते हैं, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, प्रतिभूति लेन देन टैक्स। इस प्रकार के जो कुछ कर हैं आगे हम पढ़ेंगे कर सुधार, उसमें सारे कर स्पष्ट हो जाएंगे। तो प्रत्यक्ष कर के अंदर कौन कौन से भाग शामिल हैं? इनकम टैक्स आएगा, सबसे बड़ा सोर्स है। निगम कर, ये जो निगम कर है, कॉर्पोरेट टैक्स जिसको हम कहते हैं, ये सरकार की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स। आयकर, व्यक्ति की जो सालाना इनकम होती है या जो व्यक्ति की इनकम हो रही है उस इनकम पर लगने वाला जो टैक्स है वो आयकर है। फिर पूंजीगत लाभ कर, ब्याज पर जो कर प्राप्त होता है, सरकार ने राशि ब्याज पर दे रखी है और उस ब्याज से जो कर प्राप्त हो रहा है तो ब्याज के ऊपर लगने वाला कर। फिर अनुषंगी लाभ कर, एफबीटी जिसको कहते हैं, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। और प्रतिभूति लेन देन कर, जो आप सिक्योरिटीज एक्सचेंज कर रहे हैं, आपके पास जो संपत्तियां हैं उसको आप लेन देन कर रहे हैं, उसकी खरीदारी बिक्री कर रहे हैं, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो प्रतिभूति लेन देन कर है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो अप्रत्यक्ष कर में उत्पाद कर, जो प्रोडक्ट उत्पादित हो रहे हैं उन पर लगने वाला टैक्स, सीमा शुल्क, जो एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान का जो आदान प्रदान किया जाता है, सामान को जब लाया जाता है या ले जाया जाता है उस समय जो कस्टम ड्यूटी लगती है, सीमा शुल्क। सर्विस टैक्स, आप किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, जैसे कि ट्यूशन जो एक सिस्टम है, ट्यूटर जो होता है वो सर्विस टैक्स के दायरे में आता है, तो उस प्रकार की जो सर्विस टैक्स है। मनोरंजन कर, जितने भी सिनेमा वगैरह हैं, मॉल है, जहां किसी भी प्रकार के मेले हैं, तो इन पर जो कर लगाया जाता है ये मनोरंजन कर की श्रेणी में आएगा। मूल्य संवर्धन कर, मूल्य संवर्धन क्या है? आप किसी वस्तु को लेकर के आए हैं
उस वस्तु को जिस स्थिति में लाए हैं उस स्थिति से आपने उसमें परिवर्तन किया, आपने उसमें संशोधन किया, सुधार किया, और सुधार करके आपने उसको रीलॉन्च कर दिया। सुधार करके रीलॉन्च किया। तो रीलॉन्च करने पर आपने जो मॉडिफिकेशन किया है उसमें आपने मूल्य को बढ़ाने का जो काम किया है, तो उस पर टैक्स लगेगा। फिर बिक्री कर, सेल्स टैक्स, जो आप चीजें बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, उन पर लगने वाला जो टैक्स है वो क्या कहलाएगा? बिक्री कर कहलाएगा। नेक्स्ट बात करें नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट की। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट यानी जो गैर कर राजस्व प्राप्तियां हैं, उसमें सरकार, जो अभी हम पीछे देख रहे थे कर, इन कर के अतिरिक्त जितने भी सोर्स सरकार के हैं, जितने भी स्रोत हैं, उन स्रोत से सरकार को जो इनकम होती है, यानी कर लगाने के अतिरिक्त अन्य जितने भी साधन हैं जिससे सरकार को इनकम होती है, वो क्या कहलाएगी? गैर कर राजस्व प्राप्तियां कहलाएगी। इसमें क्या हो सकता है? जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उनसे प्राप्त होने वाले लाभ और लाभांश, सरकार को आंतरिक और बाह्य ऋणों से प्राप्त होने वाला ब्याज, सरकार ने राशि ब्याज पर दे दी और उससे जो ब्याज प्राप्त हो रहा है तो वो गैर कर राजस्व में आएगा, क्योंकि सरकार कोई कर तो लगा नहीं रही थी। शुल्क और जुर्मानों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां, किसी भी फीस और आपने जो जुर्माना लगाया है, किसी नियम विरुद्ध कार्य करने पर जो जुर्माना लगने वाला है, तो जुर्माने से प्राप्त जो रसीद है वो गैर कर राजस्व में आएगी। कुछ वित्तीय सेवाएं हैं, उन वित्तीय सेवाओं से भी आय होती है, जैसे सरकार द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान, सरकार को जो भी अनुदान मिलते हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। या मुद्रा को छापने और डाक टिकट को छापने से जो आय प्राप्त होती है, सरकार क्या करती है कि कभी कभार करेंसी छपवाती है या जो डाक टिकट है उनको छपवाती है, और डाक टिकट को छपवाने से जो इनकम होती है वो सरकार की कौन सी इनकम है? गैर कर राजस्व प्राप्ति में शामिल हो जाती है। नेक्स्ट बात करें पूंजीगत प्राप्तियां। पहले थी राजस्व प्राप्तियां, अब दूसरा जो पार्ट है वो उसका कौन सा है? पूंजीगत प्राप्तियां। तो दो भाग है, एक होती है राजस्व प्राप्तियां, दूसरी होती है पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, यानी जो बजट है उस बजट में दो प्रकार की आय, दो प्रकार के व्यय होते हैं। तो जो प्रथम प्रकार था वो पूंजीगत अ, राजस्व प्राप्तियां थी। कौन सा? राजस्व प्राप्तियां। इस प्रकार से हम बात करें तो स्रोत की बात करें, आय के स्रोत, स्रोत में दो प्रकार के स्रोत हमारे पास हैं आय के। एक है राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, और दूसरी है पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार की थी हमारे पास, एक थी कर राजस्व, और जो दूसरी है वो कौन सी है? गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व। तो इस प्रकार से गैर कर राजस्व, तो राजस्व प्राप्तियों में जो राजस्व के स्रोत है, एक तो है हमारे पास राजस्व प्राप्तियां और दूसरी है पूंजीगत प्राप्तियां। और बात करें हम इनके व्यय की, तो व्यय भी एक होता है राजस्व व्यय और दूसरे को हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। देखिए आगे, पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार की वे प्राप्तियां शामिल होती है जो परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त होती है। यानी सरकार की जो संपत्ति होती है, सरकार के पास जो एसेट्स होते हैं, उन एसेट्स को बेचने से, उन परिसंपत्तियों को बेचने से सरकार को जो इनकम प्राप्त होती है वो इनकम क्या कहलाती है? पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। और इन प्राप्तियों को बेचने से सरकार की जो परिसंपत्तियां हैं वो घट जाती है। सरकार के पास
जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को बेच देती है, और बेचने से सरकार को क्या होती है, इनकम होती है। तो इनकम होने से सरकार का रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन सरकार की जो संपत्तियां हैं उनकी संख्या कम हो गई, और उनकी संख्या कम होती है तो सरकार की जो लाइबिलिटीज है, सरकार की जो देयताएं हैं वो बढ़ जाती। परिसंपत्तियों को आप विक्रय कर रहे हैं, तो विक्रय करने से सरकार की आय तो बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, संपत्तियां घटेगी, लेकिन सरकार का जो उत्तरदायित्व है, जो लाइबिलिटीज है, उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार की जो प्राप्तियां हैं ये गैर नियमित होती है। हमेशा ऐसा सरकार नहीं करती है कि हमेशा परिसंपत्तियों को बेचती रहे, तो पास में क्या रहेगा। सरकार की जो परिसंपत्तियां हैं ये आवश्यकता होने पर ही सेल की जाती हैं, और जब इन परिसंपत्तियों को नियमित रूप से नहीं बेचा जाता है तो इसको गैर आवर्ती प्रवृत्ति का कहा जाता है। इस प्रकार की जो परिसंपत्तियां होती है ये कैसी है, गैर आवर्ती की परिसंपत्तियां होती है। इसमें क्या क्या आइटम्स शामिल हो सकते हैं, विनिवेश करना, किसी संपत्ति को डिसइन्वेस्टमेंट करना, विनिवेश करना, ऋण की वसूली करना, आंतरिक बाजार से जो उधार है उनको प्राप्त करना, विदेशी ऋण और सहायताएं, भविष्य निधि में जो जमा राशि है या पेंशन फंड का जो जमा है, लोक लेखा के खाते की जो प्राप्तियां हैं, और सरकार के द्वारा जो ऋण लिए जाते हैं उसको किस में रखते हैं, पूंजीगत प्राप्तियों में रखते हैं। एक बार और देखिए कि पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, कि सरकार के द्वारा जो परिसंपत्तियां होती है उन संपत्तियों को बेचने से जो आय होती है वो क्या कहलाती है, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। तो पूंजीगत प्राप्तियां यानी सरकार जब बेच रही है तो बेचने से संपत्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब संपत्तियों की संख्या कम हो जाएगी तो सरकार की जो लाइबिलिटीज है, सरकार की जो उत्तरदायित्व है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और हमेशा सरकार इस प्रकार का काम नहीं करती है, तो ये गैर नियमित परिसंपत्तियां हैं। किस प्रकार की, गैर नियमित परिसंपत्तियां हैं, और गैर आवर्ती की प्रकृति इनकी होती है, बार बार ऐसा काम इसमें नहीं होता। इसमें किस किस को शामिल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का विनिवेश हो, डिसइन्वेस्टमेंट, ऋण की वसूली की जा रही है, आपने राज्यों को या अन्य किसी को ऋण दे रखा है और उस ऋण से आप वापस क्या कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, शामिल हो जाएगा। आंतरिक बाजार उधारी, बाजार में आपकी यानी आज जो सरकार का मार्केट है उस मार्केट में यदि आपकी कोई उधारी है वो इसमें शामिल होगी। विदेशी ऋण और सहायता, तो विदेशों से आपको जो ऋण और सहायता प्राप्त हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, पूंजीगत प्राप्ति में शामिल होगी। भविष्य निधि में जो पैसा जमा है या पेंशन फंड में जो जमा है ये किसके तहत आएगी, पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत है। लोक लेखा की प्राप्तियां हैं या सरकार के द्वारा जो ऋण लिए जा रहे हैं ये सारे के सारे किसमें आते हैं, पूंजीगत प्राप्तियों में आते हैं। तो इस प्रकार से राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां ये सरकार के आय के दो मुख्य स्रोत है। सरकार के आय के दो स्रोत होते हैं, एक को हम कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां, दूसरी राजस्व प्राप्तियां। नेक्स्ट बात करें, कुल सार्वजनिक व्यय की बात करें। कुल सार्वजनिक व्यय यानी सरकार जो भी खर्च करती है उसकी बात कर रहे हैं। सरकार ने बजट में से किस प्रकार के प्रावधान करके खर्च करने का जो काम किया है उसकी हम बात करें तो वो कुल सार्वजनिक व्यय होता है। तो सार्वजनिक प्राधिकरण यानी सरकार की जो एजेंसियां हैं, चाहे वो केंद्र है, चाहे वो राज्य है, चाहे वो स्थानीय सरकारें हो, चाहे वो स्थानीय सरकारें हो, या लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो व्यय करती है वो सार्वजनिक व्यय कहलाती है। इसको पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। सरकार क्यों खर्च करती है, सरकार अपनी सामान्य जनता के लिए, सरकार की जो पब्लिक है उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए, या यूं कहें कि जो जनता है उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, व्यय करती है। तो इसके लिए व्यय करने के लिए जो केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है, या स्थानीय कोई भी सरकार इसमें, स्थानीय सरकार जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है, या और भी अन्य जो स्वशासन की संस्था है वो इसके अंदर इंक्लूड रह सकती है। ये लोगों की व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान नहीं देगी, व्यक्तियों की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, पूरे समूह की, जन समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो व्यय किए जाते हैं ये क्या कहलाते हैं, सार्वजनिक व्यय कहलाते हैं। 1986 87 तक भारत में, 1986 87 का जो वित्तीय वर्ष था
वहां तक क्या किया जाता था कि कुल जो सार्वजनिक व्यय था इसको दो भागों में बांटते थे। एक को हम कहते थे विकासात्मक और दूसरा कहलाता था गैर विकासात्मक। क्या होते हैं? विकासात्मक व्यय वो होता है जिस पर सरकार खर्च करे और सरकार को उससे फायदा हो। सरकार ने पैसा खर्च किया, पैसा खर्च करने से सरकार को कुछ फायदा हुआ, कुछ विकास के कार्य हुए, सरकार को उसका लाभ हुआ, वो तो हो गई विकासात्मक कार्य। और कुछ ऐसी चीजें होती है जिस पर आप व्यय करते जा रहे हैं लेकिन उससे किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का विकास अर्जित नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते थे गैर विकासात्मक व्यय। लेकिन क्या किया गया, अब 1986 के बाद इसको हमने दो भागों में बांट दिया। एक को योजनागत व्यय और दूसरे को हमें कहा जाने लगा गैर योजनागत व्यय। योजनागत यानी प्लानिंग और नॉन प्लानिंग। अब पहले तो होता था डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल, विकासात्मक और गैर विकासात्मक, लेकिन अब उसको हमने क्या कर दिया, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड में इसको बांटना शुरू कर दिया। कब से? 1986-87 से। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी वो प्लान्ड इकोनॉमी थी, और इसको चलाने के लिए उस समय क्या था, योजना आयोग का गठन किया गया था जो इन पंचवर्षीय योजनाओं को चला रहा था। बाद में क्या हुआ, नीति आयोग आ गया। तो अब जो योजनाएं नीति आयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है वो तो योजनागत व्यय में आएगी, और जो इनसे बाहर रहेगी वो रहेगी गैर योजनागत व्यय। नेक्स्ट बात करें योजनागत व्यय की, तो कुल सार्वजनिक व्यय का वो भाग, वो हिस्सा जिसे कौन, योजना आयोग, जिसको अब किस नाम से जान रहे हैं, नीति आयोग के नाम, योजना आयोग या नीति आयोग के अधीन पंचवर्षीय योजनाएं और अन्य योजनाएं बना करके किया जाता है। योजनागत व्यय का अर्थ क्या हुआ कि योजना आयोग की प्लानिंग से किया जा रहा है, या नीति आयोग जो वर्तमान में चल रहा है, नीति आयोग पंचवर्षीय योजनाएं या अन्य जो योजनाएं बना करके व्यय करती है वो योजनागत व्यय की श्रेणी में शामिल होगा। सामान्यतः जो सरकारें होती है वो कल्याणकारी उद्देश्य के लिए, कल्याणकारी जो उद्देश्य है, पब्लिक वेलफेयर जो है, जन कल्याण, उसके लिए इस प्रकार की योजनाओं को बनाता है, उसमें ध्यान में रखता है और ऐसे कार्यक्रमों को व्यय करता है। तो यदि ये सामान्य तौर पे देखा जाए कि जो योजनागत व्यय है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, सामान्य जनता के व्यय करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। क्या हो सकता है इसमें? शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की फील्ड की, हेल्थ की बात करें, आवास की बात करें, पेयजल हो, पॉवर्टी इरिडिकेशन हो, गरीबी उन्मूलन हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, तो इस प्रकार के जो व्यय किए जा रहे हैं वो योजनागत व्यय कहलाते हैं। अब योजनागत व्यय के अंदर दो प्रकार के राजस्व व्यय भी शामिल होंगे और पूंजीगत व्यय भी। जिस प्रकार से राजस्व आय और पूंजीगत आय थे उसी प्रकार से व्यय के दो तरीके हैं, एक राजस्व व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय। तो इसमें दोनों को शामिल किया जाएगा, राजस्व व्यय भी इसमें शामिल है और पूंजीगत व्यय भी इसमें शामिल होते हैं। अब देखिए इन योजनाओं को बना कौन रहा है, इन योजनाओं को योजना आयोग और नीति आयोग बना रहे हैं, योजना आयोग और नीति आयोग बना रहे हैं। यदि इन योजनाओं का आकार बड़ा होता है, इन योजनाओं के अंदर यदि पैसा ज्यादा लगाना पड़ रहा है, इन योजनाओं को बड़ा करना पड़ रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार नीति आयोग। बना कौन रहा है इसको? नीति आयोग। जिम्मेदार कौन होगा? नीति आयोग होगा। और जब इस प्रकार की योजनाएं लागू राज्य और केंद्र दोनों करते हैं, योजनाओं को केंद्र सरकार भी लागू करती है, राज्य सरकार भी करती है, संघ शासित प्रदेश भी इसको लागू करते हैं। तो लागू करने के लिए जो सहायता राशि केंद्र सरकार देती है, केंद्र सरकार राज्यों को योजनाओं को लागू करने के लिए जो सहायता राशि देती है वो सहायता राशि योजनागत व्यय में से दी जाती है। नेक्स्ट बात करें गैर योजनागत व्यय, यानी कुल सार्वजनिक व्यय का वो भाग जिसे अब योजना आयोग या नीति आयोग के अधीन पंचवर्षीय योजनाएं या अन्य योजनाएं बना करके खर्च नहीं किया जाता। यानी इस प्रकार के लिए कोई बड़ी योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होती, किसी बिना बड़ी योजना को बनाए किसी भी
बिना बड़ी स्कीम को बनाए इस प्रकार का व्यय किया जाता है। और इसके लिए वित्त मंत्रालय काम करता है। योजनाएं बनाने के लिए तो योजना आयोग और नीति आयोग है, लेकिन जब उन आयोगों से हट करके हम कोई व्यय करना चाह रहे हैं तो हमारे पास वित्त मंत्रालय। और इस प्रकार की जो गैर योजनागत व्यय है, ये गैर योजनागत व्यय की योजनाएं, या यूं कहें कि गैर योजनागत जो व्यय करना है, इसके लिए कौन ये उत्तरदायी रहेगा? वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग उत्तरदायी रहेगा। तो इसमें भी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को शामिल करते हैं, जैसा कि इससे पिछले इसमें भी था। जैसे कि इसमें भी था, इसमें योजनागत व्यय में क्या था? हमारे पास राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को शामिल किया गया था। योजनागत व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को शामिल किया गया था। इसी प्रकार से यदि हम बात करें गैर योजनागत व्यय की, तो इसमें भी समानता क्या है कि इसमें भी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को शामिल कर लिया जाता है। अब यदि गैर योजनागत व्यय का आकार बढ़ रहा है, तो आकार बढ़ने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? वित्त मंत्रालय जिम्मेदार होगा। योजना आयोग और नीति आयोग तो बना नहीं रहा है, तो बना कौन रहा है? वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग बना रहा है, तो ये इसके लिए उत्तरदायी रहेंगे। अब इसमें कौन कौन से घटक हैं, किन किन को शामिल कर सकते हैं? तो एक तो ब्याज चुकाने के लिए जो पिछले हमारे ब्याज बाकी पड़े हैं उनको चुकाना, या जो पिछली पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई है उन परियोजनाओं को अब जारी रखने के लिए भी खर्च करना पड़ रहा है। पंचवर्षीय योजनाएं जो हमने चला दी, उनमें से जो स्कीम्स चल रही है उनको जारी रखना है। योजनाएं पंचवर्षीय खत्म हो गई, लेकिन उसकी स्कीम्स अभी भी लागू है, तो उसको चलाना है। सब्सिडी, किसी भी चीज पर, जैसे किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं या सौर ऊर्जा की खरीद पर सब्सिडी दे रहे हैं, तो जो भी सब्सिडी का भुगतान है वो भी किस में आएगा? गैर योजनागत व्यय में आएगा। कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर रहे हैं, या जो रिटायर्ड है उनकी हम पेंशन चुका रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं, सामाजिक कल्याण की पेंशन दे रहे हैं, तो वो भी किस में आएगी? गैर योजनागत व्यय में आएगी। अब यदि इनकी हम तुलनात्मक बात करें, एक तरफ हमारे पास है गैर योजनागत, और दूसरा कौन सा है? योजनागत। तो बात करें गैर योजनागत, इसमें कोई विशेष योजना नहीं है, कोई विशेष योजना इसमें तय नहीं होती है, लेकिन इसमें पंचवर्षीय योजनाएं या अन्य योजना इसमें पहले से निर्धारित रहती है। दूसरी बात करें तो इसमें वित्त मंत्रालय और इसके साथ कौन उत्तरदायी है? वित्त आयोग। वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग से संबंधित होती है गैर योजनागत व्यय, लेकिन इसमें जो पुराना योजना आयोग था, योजना आयोग, या वर्तमान का जो नीति है, नीति आयोग, ये इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर बात करें तो इसमें जो जन कल्याण, गैर योजनागत व्यय की बात करें तो इसमें जैसे पेंशन है, सब्सिडी है, इसके अलावा वेतन का भुगतान है, पुरानी कोई पंचवर्षीय योजना चल रही है तो पुरानी जो पंचवर्षीय योजना है उसको इसमें शामिल कर लेंगे। लेकिन जो योजनागत व्यय है इसमें क्या होता है? जन कल्याण कार्य होते हैं, जन कल्याणकारी कार्य, जो वर्तमान में शिक्षा हो सकता है, इसमें स्वास्थ्य हो, इसके अलावा ग्रामीण विकास हो, तो ये सारी चीजें किसमें रहेगी? योजनागत व्यय। इनको व्यय करने के लिए पहले से निश्चित योजनाओं को बनाना पड़ता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कुल सार्वजनिक व्यय की। तो कुल सार्वजनिक व्यय का जो पुराना वर्गीकरण था उसमें योजनागत और गैर योजनागत का वर्गीकरण था, लेकिन वर्ष
2016-17 का जो केंद्रीय बजट था, इसमें एक प्रावधान किया गया कि जो आगामी बजट होगा 2017-18 का, उसमें सार्वजनिक व्यय का जो वर्गीकरण है वो नए सिरे से किया जाए। अब जो वर्गीकरण करने का तरीका है उसको क्या किया, योजनागत गैर योजनागत को बंद करके, और वहां हमने कर दिया इस प्रकार से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, योजनागत राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो पुराना जो बजट खर्च करने का तरीका था उसमें योजनागत और गैर योजनागत था, लेकिन 2017-18 का जो सिस्टम आया था उसमें योजनागत और गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को बंद कर दिया, और इसके स्थान पर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को इसमें हमने शामिल कर लिया। तो अब जो नया नवीन वर्गीकरण है उसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दो नए तरीके हैं। अब बात करें राजस्व व्यय की, तो राजस्व व्यय से अर्थ क्या है, सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष, सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उन अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न ही देयताओं में कोई कमी आती है। क्या होता है कि राजस्व व्यय वो होते हैं जो एक वित्तीय वर्ष में सरकार के लिए होते हैं, और इस प्रकार के व्यय करने से सरकार की न तो परिसंपत्तियां घटती है, न परिसंपत्तियों का नया सृजन होता है, और न ही सरकार की किसी देयताओं में कमी आती है। लाइबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसकी जो परिसंपत्तियां उसका निर्माण भी नहीं होता। राजस्व व्यय जो होते हैं ये आवर्ती प्रकार के होते हैं, और साल दर साल ये क्या होते हैं, चलते रहते हैं। जो राजस्व व्यय है ये आवर्ती प्रकार के हैं, यानी इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, साल दर साल ये होते हैं। अब जैसे ब्याज है तो हर साल ब्याज चुकाना पड़ता है सरकार को, सब्सिडी प्रारंभ की है तो वो उस योजना में हर बार सब्सिडी का भुगतान होता है, राज्यों को अनुदान दिए जा रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन प्रारंभ की है तो वृद्धावस्था पेंशन को समय पर चुकाना पड़ता है, वेतन दे रहे हैं, छात्रवृत्तियां आदि है। तो ये इस प्रकार के काम होते हैं जो प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से चलते रहते हैं। नेक्स्ट की बात करें हम पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय होते हैं जिससे राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की परिसंपत्तियां तो बढ़ जाए, परिसंपत्तियां तो बढ़ जाए, लेकिन उसकी जो देयताएं हैं, जो लाइबिलिटीज है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। परिसंपत्तियां बढ़ जाएगी लेकिन उसकी लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। तो ये पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। अब पूंजीगत व्यय है वो राजस्व व्यय की उल्टी प्रवृत्ति में गैर आवर्ती व्यय होते हैं, ये हर साल नहीं, गैर आवर्ती प्रकार के होते हैं, और ये साल दर साल इस प्रकार के व्यय नहीं होते। इस प्रकार के जो व्यय हैं इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता में सुधार की उम्मीद की जाती है। यानी जो पूंजीगत व्यय है, सरकार पूंजीगत खर्चा कर रही है, तो इससे क्या मान के चला जाता है, इससे ये मान के चलते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होगी, अप होगी, उसके अंदर सुधार होगा। क्या क्या शामिल है, सरकार किसी स्रोत में निवेश करेगी या ऋण भुगतान करेगी, ऋणों को वितरित करेगी, शेयर मार्केट से शेयर को खरीदेगी, सरकार किसी भी प्रकार की भूमि है, भवन है, जो स्थायी सामग्रियां हैं, स्थायी उपकरण है, इसके अंदर सरकार क्या करती है, व्यय करती है। तो स्थायी जो व्यय होते हैं, किस प्रवृत्ति के व्यय, स्थायी जो व्यय होते हैं, जैसे भूमि का बार बार तो खरीदारी होती नहीं है, या भवन को बार बार बनाया नहीं जाता, मशीन को एक बार खरीद लिया तो ऐसा नहीं है कि अगली साल फिर खरीद ले। तो इस प्रकार से जो स्थायी प्रवृत्ति के व्यय हैं वो पूंजीगत व्यय में शामिल होंगे। अब हम बात करते हैं बजट के प्रकार। तो बजट में किस प्रकार के व्यय, आय और व्यय के स्रोत क्या होते हैं, उसके बाद अब बात कर रहे हैं कि बजट कितने प्रकार के होते हैं, बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः जो हमने रूप देखे हैं उसमें सबसे पहले बात करें संतुलित बजट की, अधिशेष बजट, घाटे का बजट, एक समान मद बजट, निष्पादन बजट, आउटकम या परिणाम बजट, शून्य आधारित बजट और जेंडर बजट। ये कुछ बजट के प्रकार हैं। सबसे पहले बात करें संतुलित बजट की, तो इसमें क्या होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो राजस्व आय, इसमें क्या होगा, जो राजस्व आय होगी वो किसके बराबर होगी, राजस्व
व्यय के बराबर होगी। यानी सरकार को जितना आय हो रही है, सरकार उतना ही खर्च करेगी। सरकार को जितनी आय होगी, आपकी जेब में जितना पैसा आएगा, आप उतना ही खर्च करेंगे। सीधे से अर्थों में ये कहना है, जितना पैसा आपकी जेब में आया उतना पैसा आपने खर्च किया, ना आपको उधार लेने की जरूरत पड़ी, ना आपने किसी को दिया। जितना आपके पास आया उतना आपने खर्च किया, तो संतुलित बजट है। अधिशेष बजट का अर्थ यह हुआ कि आपकी जो राजस्व आय है, यानी आपको जो पैसा प्राप्त हो रहा है, ये राजस्व आय तो आपकी ज्यादा है, लेकिन जो राजस्व खर्च है, जो राजस्व व्यय है, या यूं कहें कि जो कुल व्यय हो रहा है, वो व्यय कम। आपके पास पैसे ज्यादा हैं, मान लिया कि आपके पास 1,000 रुपए हैं, आपकी आय कितनी है 1,000 रुपए, और आप खर्च कितना कर रहे हैं 900 रुपए कर रहे हैं, तो आपके पास 100 रुपए क्या है अधिशेष। तो इस प्रकार से सरकार के पास जितने पैसे प्राप्त हो रहे हैं, उससे कम खर्च हो रहा है, तो वो अधिशेष का बजट है। अगला है घाटे का बजट। इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा। आमदनी है 25 पैसे, खर्च कर रहे हैं 50 पैसे। घाटे का बजट का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो आय है, आपकी जो आय है, वो आय तो कम है। आय क्या है, कम है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, खर्च ज्यादा कर रहे हैं। आय से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसी से ऋण दे रहे हैं, किसी से उधार लेकर के आप खर्च कर रहे हैं। बड़े चार्वाकवादी बने हुए हैं। तो इस प्रकार की जो आय है, मान लिया कि आय आपकी 1,000 रुपए है और खर्च आप कर रहे हैं 1,100 रुपए, तो आप क्या कर रहे हैं, माइनस में 100 रुपए लेकर के घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से घाटे का बजट ये होता है। और घाटे के बजट को फिर सरकार क्या करती है, एक हमने वर्ड पढ़ा था WMA, वीन मेज एडवांस। WMA वेज मीन अग्रिम अर्थोपाय उपाय के द्वारा सरकार फिर क्या करती है, इसको पूरा करती है। नेक्स्ट जो स्लाइड, नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी, उसमें हम घाटे का बजट प्रबंधन पढ़ेंगे, जिसमें FRBM एक्ट भी आएगा। घाटे का बजट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट बात करें, चलिए इनकी विस्तार से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें संतुलित बजट की। तो संतुलित बजट एक आदर्श स्थिति होती है, एक आइडियल स्टेट होती है। इसमें क्या होता है कि जब एक वित्तीय वर्ष में प्राकलित सरकारी व्यय और प्राकलित राजस्व बराबर हो जाते हैं। प्राकलित राजस्व व्यय, प्राकलित राजस्व आय और प्राकलित जो राजस्व व्यय है, ये दोनों बराबर होते हैं, और बराबर होकर के बचत क्या हो जाती है, सुन। तो इस स्थिति में संतुलित बजट का अर्थ ये हुआ कि प्राकलित आय और प्राकलित व्यय दोनों बराबर है। जितना आपने कमाया उतना आपने खर्च कर दिया, आपके पास उससे न तो अधिक खर्च हुआ है, न उससे कम खर्च हुआ है। ये विकासशील देशों के लिए व्यवहारिक नहीं। जो देश डेवलपिंग कंट्रीज है, उसके लिए ये एक स्थिति अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है, कि सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा खर्च नहीं कर पाएगी। सरकार को पहले से पता चल गया कि भाई अपने पास इतना बजट ही आ रहा है और अपने को इतना ही खर्च करना है, तो सरकार के हाथ बंध जाते हैं। फिर वो उधार भी नहीं ले पाती, और जो जन कल्याणकारी योजनाएं, उन पर ज्यादा खर्च भी नहीं कर पाती। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो संतुलित बजट है, ये जन कल्याणकारी योजनाओं के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं। सरकार कभी भी संतुलित बजट की स्थिति में रख करके जन कल्याण के कार्य नहीं कर सकती। जन कल्याण के कार्य करने हैं तो उसे कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें अधिशेष बजट। अधिशेष बजट आपकी जितनी एस्टिमेटेड इनकम है, जितनी आपकी प्राकृतिक आय है, उससे आप कम खर्च करें। आपको पता है कि जितनी मुझे आय होनी है, उससे मैं अपनी योजनाओं को नीचे रख रहा हूं। मेरी जितनी भी आय होनी है, मेरा जितना प्राकृतिक व्यय होना है, वो प्राकृतिक व्यय क्या है, राजस्व आय से कम। यानी व्यय क्या है, कम है, और आय क्या है, अधिक है। तो प्राकृतिक आय ये अधिक है, और प्राकृतिक व्यय क्या है, कम है। तो जो शेष बचेगा वो क्या रहेगा, अधिशेष रहेगा। तो क्या होता है,
जब मुद्रास्फीति होती है, जब मुद्रास्फीति की दौर आता है, तो उस समय समग्र मांग को कम करने के लिए, जब मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है, उस समय जितनी समग्र मांग होती है, बाजार का जो इफेक्ट होता है, उसको कम करने के लिए इस प्रकार के जो बजट है वो काम आते हैं। लेकिन जैसे अब स्थिति है, या इकोनॉमिक स्लो डाउन जारी है, या मंदी का समय आ जाता है, तो इस समय क्या किया जाता है, अधिशेष बजट बनाने से बचा जाता है। जैसे ही इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन आ रहा है, इन्फ्लेशन का अर्थ होता है मुद्रा में मुद्रास्फीति, यानी जो मार्केटिंग है उसमें अचानक से वृद्धि आ रही है, वो स्फीति है, महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, महंगाई घटने लग गई, स्लो डाउन हो गया, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो धीमी पड़ गई, और हम क्या कर रहे हैं, पैसा बचा के बैठे, हमारी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और हम पैसे को क्या कर रहे हैं, बचा करके बैठे हैं। तो इस परिस्थिति में, चाहे मंदी का दौर हो, चाहे स्लो डाउन हो रहा हो, चाहे अपस्फीति हो रही हो, तो उस स्थिति में अधिशेष बचत से बच बच के रहना चाहिए। फिर बात करें घाटे का बजट, भाई नाम ही कह रहा है, घाटे का बजट है भाई, हमारे पास घाटा ही है। 100 रुपए लाए थे, 110 रुपए खर्च कर दिए। फिर पता चला कि भाई हमारी जो इनकम थी उससे तो ज्यादा ही खर्च हो गया, तो फिर घाटा ही रहा। तो क्या होता है कि प्राकृतिक जो सरकारी व्यय है, ये तो ज्यादा होता है, जो सरकारी व्यय है ये क्या है, ज्यादा है, और प्राकृतिक राजस्व आय क्या है, कम। सरकार की जो एस्टिमेटेड इनकम है वो तो कम है, लेकिन जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है। तो जो आय है वो कम हो रही है, आय का जो पक्ष है ये क्या है, कम है, और व्यय का जो पक्ष है ये क्या है, ज्यादा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, सरकार हमेशा घाटे का बजट लाएगी। किस प्रकार का बजट लाएगी, घाटे का लाएगी। अब जैसे पिछली बार, जब हम पिछली स्लाइड में जब इसको देख रहे थे, जो अधिशेष बजट था वो क्या था, मंदी के लिए फायदेमंद नहीं था। लेकिन जब सरकार घाटा उठा रही है, क्यों, क्योंकि बाजार पहले से मंदी के चक्कर में डूब रहे हैं, लोग निवेशक हिम्मत नहीं कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर है वो आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मंदी है, नया कौन उत्पाद लाए, और नया उत्पाद लाए तो उसे खरीदे कौन। जब निवेशकों को, उत्पादकों को डर लग रहा है, उस समय उनका संबल बनकर के सरकार सामने आती है, और सरकार कहती है कि आप हिम्मत कीजिए, आप नई चीज को लॉन्च कीजिए, घाटे को हम वहन करने के लिए तैयार हैं। तो उस स्थिति में जब मंदी चल रही है, तो मंदी के दौर से बाहर निकलने के लिए, मंदी के दौर से बाहर निकलने के लिए और रोजगार की दर को बढ़ाने के लिए, घाटे का जो बजट होता है वो सरकार सबसे ज्यादा लाना पसंद करती है, जब मंदी का दौर चल रहा हो। इससे क्या होता है, सरकार का जो व्यय है या जो ऋण संग्रहण है वो बढ़ जाता है, सरकार के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और कर्ज बढ़ने से सरकार किस में आ जाती है, वित्तीय दबाव में आ जाती है। भाई योजनाओं के लिए पैसा कम था, निवेशक डर रहे हैं, मंदी का दौर चल रहा है, रोजगार की स्थितियां नहीं है, तो लोगों को रोजगार देना, मंदी के दौर से सरकार को बाहर निकालने के लिए मार्केट में पैसा डालना, और जब पैसा डालना, सरकार के पास आय के स्रोत पहले से निश्चित हो गए थे, तो सरकार क्या करती है, दूसरे देशों से या अन्य संस्थाओं से क्या करती है, कर्ज लेती है। और ये जो कर्ज लेती है, कर्ज की वजह से सरकार के ऊपर जो वित्त है, जो फाइनेंस है, उसका बोझ बढ़ जाता है, और सरकार धीरे धीरे कर्ज के तले दबने लगती है। नेक्स्ट बात करें, द लाइन आइटम बजट, एक समान मत। इसका अर्थ ये होता है कि जो बजट है उसके उद्देश्य या मद एक जैसे रखे जाते हैं, इसमें किसी विभाग को अलग से वरीयता नहीं मिलती, सभी विभागों को, सभी मंत्रालयों को एक जैसा मान करके बजट आवंटित कर देते हैं, चाहे वो छोटा विभाग है, चाहे वो बड़ा विभाग है, चाहे उसकी मांग कम है, चाहे उसकी मांग ज्यादा है, तो सब विभागों को एक समान माना जाता है, एक स्थिति में मानते हुए क्या करते हैं, बजट को जारी कर देते हैं। तो एक समान मत बजट को ऐसे बजट के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग वित्तीय विवरण मदों को लागत केंद्रों तथा विभागों द्वारा समूह में बांटा जाता है, कि किस विभाग में क्या कॉस्ट आ रही है, उसका समूह केंद्र किस प्रकार का है, इसके आधार पे उसको हम बांट देते हैं। इसमें जो गत लेखा पद्धति या जो बजट पद्धति अवधि है,
उसके बीच में वित्तीय डाटा के बीच तुलना की जाती है। क्या किया जाता है कि जो गत वर्ष का बजट है, जो पिछला बजट है, उस बजट से इसका कंपैरिजन किया जाता है कि गत बजट में जो राशि आवंटित की गई है उस राशि का वर्तमान में किस प्रकार से उपयोग किया गया है, और उसका कंपैरिजन करते हुए क्या करते हैं, इस बजट में भी उसको आवंटित कर देते हैं। तो इस पद्धति में व्यय को उसके उद्देश्यों अथवा एक समान मद के आधार पर रखते हैं। किस आधार पर रखते हैं? उद्देश्य के आधार पर, या एक समान आइटम, एक जैसे आइटम के लिए, एक जैसी योजना के लिए एक जैसा पैसा, एक समान पैसा हम डाल देते हैं। इस पद्धति में व्यय की मात्रा तो फिक्स होती है, लेकिन आइटम तय नहीं होते हैं। क्या होता है कि जैसे चिकित्सा विभाग को बजट दे दिया कि भाई चिकित्सा विभाग के लिए कुल इतना बजट है, अब उसमें से जो चिकित्सा विभाग की शिक्षा है उसके लिए कितना आएगा, मेडिकल जो एजुकेशन है उस पर कितना खर्च होगा, या हॉस्पिटल में जो सर्विसेज चल रही उस पर कितना खर्च होगा, या जैसे एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन पे कितना खर्च होगा, सेकेंडरी पे कितना होगा, या हायर एजुकेशन पे कितना होगा, टेक्निकल एजुकेशन पे कितना खर्च होगा। इस प्रकार का कोई डिवाइडेशन नहीं होता, सीधा एजुकेशन के नाम से खर्च कर देते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम इतना बजट अलॉट कर देते हैं। तो इसमें व्यय की जो लिमिट है वो हमारे तय हो जाती है, लेकिन उसकी जो मदें होती है, जो उसके आइटम्स होते हैं, उसका कोई इसमें तय वर्गीकरण नहीं होता। तो सबसे बड़ी कमी क्या है? कमी ये है कि जो इसकी इकाइयां हैं, उनके इकाइयों के जो कार्यकलाप और जो उपलब्धियां हैं, भाई बजट तो हमने पूरे विभाग को, पूरे मंत्रालय को एक साथ दे दिया, और मंत्रालय को एक साथ देने के बाद उसमें से कौन सी योजना में क्या हमें बेनिफिट हुआ, उसने कौन सी उपलब्धि अर्जित की, इस उपलब्धि का अलग से कोई विवरण नहीं होता। नेक्स्ट बात करें परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट। तो निष्पादन का अर्थ यह है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम का रिजल्ट क्या है, आपने जिस काम के लिए प्रयास किया उसका आपको सही रिजल्ट, उसकी सही परफॉर्मेंस आपको मिल रही है या नहीं मिल रही। सरकार जिस काम के लिए बजट खर्च कर रही है आपको वो परफॉर्मेंस मिल ही नहीं रही, आप उसके अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर पा रहे। तो क्या है, भारत में 1975-76 से परफॉर्मेंस बजट की यानी निष्पादन बजट की शुरुआत होती है। भारत में सबसे पहले 1975 और 76 में निष्पादन बजट को प्रारंभ किया जाता है। इस बजट से संगठन के उद्देश्य और लक्ष्य परिलक्षित होते हैं। क्या करते हैं, संगठन का क्या उद्देश्य है और संगठन किस लक्ष्य को प्राप्त करेगा, ये पहले से तय करते हैं। कोई भी संगठन है तो संगठन को इस बजट में क्या क्या टारगेट देंगे, वो कौन कौन से टारगेट पूरे करेगा, उसको इस बजट के अंदर पहले से तय कर देते हैं। और जब हमने उसके उद्देश्य और लक्ष्य को पहले से ही परिभाषित कर दिया है, तो निश्चित रूप से जब बजट सत्र खत्म होगा, बजट वर्ष खत्म होगा, तो हम उस संबंधित संगठन में जो लक्ष्य दिया गया था, जो उद्देश्य दिए गए थे, उनके प्राप्ति का वापस विश्लेषण भी करेंगे कि भाई इतना आपको लक्ष्य दिया था और आपने इतना इसमें से प्राप्त किया, इतना लक्ष्य से अधिक आपने लक्ष्य प्राप्त किया, इतना आप लक्ष्य से पिछड़ रहे हैं। तो निष्पादन बजट व्यय में राशि से प्राप्त होने वाले निष्पादन की गणना करके लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कार्य किए जाते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक निश्चित काम हो जाता है। ये बजट लागत लागत विश्लेषण को दर्शाता है। जो निष्पादन बजट है, ये लागत आपकी जो कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट के एनालिसिस करता है कि जितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी उतनी कॉस्ट लग करके क्या वास्तव में वो टारगेट प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, तो ये लागत विश्लेषण करता है। और ये जो बजट है सार्वजनिक व्ययों के कार्य, सार्वजनिक जो काम होने, किसी के निजी काम के लिए नहीं आएगा, सार्वजनिक व्यय के जो कार्य है, कार्यक्रम है और निष्पादन इकाइयों के संदर्भ में प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है। इसका उद्देश्य होता है राजकीय उत्पाद और लागत को सामने लाना। जो गवर्नमेंटल कॉस्ट है, जो वास्तविक उसकी कॉस्ट है, किसी भी काम को हम कर रहे हैं उसकी लागत क्या आ रही, उस लागत को सामने लाना। वास्तव में जितना हम उसके लिए अफोर्ड करना चाह रहे हैं, क्या उतना उसको बजट उस पर लागू हो रहा है, क्या उतना उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो इसकी जो एक्चुअली कॉस्ट है उसको सामने लाने के लिए परफॉर्मेंस बजट को लाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें आउटकम या परिणाम बजट। तो ये क्या होता है, सरकार के जितने भी विकासात्मक कार्य हैं, सरकार जिन जिन डेवलपमेंटल प्रोग्राम पर काम करती है, जितने भी विकासात्मक
कार्यों पर जो व्यय करती है उसका परिणाम उसको प्रस्तुत किया जाता है आउटकम बजट। तो इसमें क्या होता है, विभिन्न मंत्रालय और विभागों के जो प्रदर्शन होते हैं उनके रिपोर्ट कार्ड इसको माना जाता है। विभाग को हमने बजट आवंटित किया, बजट आवंटित करने के बाद विभाग ने क्या लक्ष्य प्राप्त किया, विभाग ने क्या लक्ष्य प्राप्त किया। तो बजट में जो प्रावधान है वो रिपोर्ट कार्ड की तरह एक तरफ रहते हैं कि ये आपको लक्ष्य अचीव करने थे और आपने ये लक्ष्य अचीव किए हैं, तो एक प्रकार से मिरर कहलाता है उस डिपार्टमेंट का, वो कांच कहलाता है, दर्पण कहलाता है, रिपोर्ट कार्ड कहलाता है, यदि आउटकम बजट में हम उसको रखें। तो आपने इतना पैसा लगाया, इतना आपके सामने आया, मतलब पूर्ण पारदर्शिता की बात इसमें क्लियर हो जाती है। एक प्रकार से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का वो क्या होता है, रिपोर्ट कार्ड होता है। और इसका प्रयोग सरकार करती है बजटीय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए। किसके लिए? पारदर्शिता लाने के लिए। आपने बिल्कुल क्रिस्टल कर दिया, एकदम साफ कर दिया कि जो व्यय के लिए आपको राशि दी गई है वो राशि ये है और आपने इतना प्राप्त किया है, आपको लक्ष्य ये निर्धारित किया गया था और आपने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो लक्ष्य का निर्धारण और लक्ष्य की प्राप्ति दोनों ही इसमें स्पष्ट हो जाती है। तो फिर वो उसमें क्या आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। पहला जो आउटकम बजट है, पहला जो आउटकम बजट है ये 25 अगस्त 2005 को प्रस्तुत किया गया था। भारत का जो पहला आउटकम बजट था ये 25 अगस्त 2005 को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन आगे आते आते 2007-8 में 2007-8 में क्या किया, आउटकम बजट और जो परफॉर्मेंस बजट था उन दोनों को एक कर 2007-8 के अंदर इससे पिछला जो हमने पढ़ा था उस बजट निष्पादन बजट को और आउटकम बजट दोनों को मिला करके एक कर दिया गया। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष फरवरी में जब संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है तो इस बजट के आधार पर प्रत्येक वर्ष अधिकतम मार्च महीने तक सभी विभागों को अपने अपने आउटकम बजट बनाने होते हैं। जैसे ही फरवरी में बजट पेश किया जाता है तो बजट पेश करने के एक महीने के अंदर अंदर सभी मंत्रालयों को अपने अपने आउटकम बजट बना करके पेश करने होते हैं। नेक्स्ट बात करें जीरो बेस बजटिंग, शून्य आधारित बजट। किस प्रकार का बजट? शून्य आधारित बजट। सीधा स्पष्ट है कि जैसे ही वित्तीय वर्ष खत्म हुआ स्कीम के लिए बजट शून्य, अगले वित्तीय वर्ष में यदि वही स्कीम लाई जानी है तो वापस उसके लिए बजट जीरो से स्टार्ट होगा। बजट कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। यदि वही स्कीम यदि हमें आगे चलानी है तो वित्तीय वर्ष खत्म होते ही उसके पुराने बजट को पूरा लैप्स कर देते हैं और नए बजट को वापस क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं सनसेट। तो इस प्रकार की बजट की जो अवधारणा है ये 1970 के दशक के अंदर प्रारंभ होती है और वित्त मंत्रालय के 10 जुलाई 1986 को एक सर्कुलर निकलता है और उस सर्कुलर के माध्यम से सभी विभागों में जीरो बेस बजटिंग यानी शून्य आधारित बजट की औपचारिक रूप से शुरुआत हो जाती है। वित्त मंत्रालय क्या करता है कि 10 जुलाई 1986 को एक सर्कुलर निकालता है, एक लेटर निकालता है और सभी विभागों को, सभी मंत्रालयों को क्या कहता है कि आप शून्य बजट की शुरुआत कर दीजिए। और भारत में शून्य बजट की जो औपचारिक शुरुआत है वो 10 जुलाई 1986 को मानी जाती है। फिर बात करें बजट की, तो जो नेक्स्ट बजट आया था 87-88 का, उस बजट में इसे प्रारंभ कर दिया गया। पहले तो मंत्रालय और विभागों में लागू किया गया, लेकिन जो उससे अगले वर्ष का बजट था 87-88 का, उस बजट में इसको क्या किया हमने, जीरो बजट बेस लागू कर दिया। और इसकी विशेषता ये है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक बजट शून्य से शुरू होता है। कोई भी बजट है, कोई भी स्कीम है, वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होती, बिल्कुल नए सिरे। पहले आपके पास उसमें करोड़ों रुपए पड़े थे, आपने 31 मार्च तक की जो लिमिट थी या जो बजट घोषित हो रहे हैं वहां तक की लिमिट तक आपने उसको खर्च ही नहीं किया, लेके बैठे हैं कि आराम से खर्च करेंगे। तो जो नया बजट जीरो बेस आधारित बनने वाला होगा उस बजट में क्या होगा, उस बजट में आपकी उस डिमांड को हो सकता है कि जीरो करके अगली बार दे ही नहीं, उस स्कीम को ही नहीं चलाए। तो पुराना आप बजट यूज नहीं कर पाए और नई स्कीम में भी आपको वो नहीं मिला, तो इस स्थिति में वो स्कीम लैप्स हो सकती है।
तो क्या होगा कि जो बजट आवंटित किया जाता है उस बजट को निर्धारित अवधि में उसको पूरा करना होता है और अगले वित्तीय वर्ष में उसका फिर नए सिरे से प्रारंभ हो जाता है। सार्वजनिक व्ययों में अपव्ययता में कमी लाने के लिए इसे लागू किया गया। जो सार्वजनिक व्यय हो रहे थे उनको, जो वेस्टेज हो रहे थे या उसका अनावश्यक खर्च हो रहा था उसको कम करने के लिए, कई बार क्या होता है कि हमने उस स्कीम के अंदर बजट पहली बार डाल दिया और हर बार कोशिश ये करते हैं कि उसके अंदर बजट को बढ़ाते जाते हैं और फिर पता चला कि इसमें तो जो पिछला बजट था उसकी 25% की आवश्यकता है। पिछला बजट था उसके 25% से ये काम पूरा हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं उसका 125% डाल। तो क्या होगा, अब जितना बजट था उससे तो हमने बहुत ज्यादा बजट उसके अंदर इंप्लीमेंट कर दिया और उसकी कोई धरातल पर जरूरत ही नहीं। तो हमने उस स्कीम को जैसे ही जीरो किया तो उस बजट को अब नए सिरे से हम उस स्कीम को नए सिरे से देखेंगे कि कितना परफॉर्मेंस इसमें आ चुका है, कितना इसके अंदर और जरूरत है। तो जितनी जरूरत होगी उतना बजट हम उसके अंदर नए सिरे से डालेंगे और जो शेष बचा हुआ बजट है उसको किसी दूसरी स्कीम को लागू करने में, तो इस प्रकार से जो सार्वजनिक मित व्यवस्था है उसको लागू करने में ये काम आता है। प्रत्येक वर्ष संस्था बजट को शून्य मानते हुए शून्य से पुनः कार्य योजना बनाती है। शून्य आधारित बजट व्यय होने के पश्चात अंकेक्षण की अपेक्षा सार्वजनिक व्यय होने से पूर्व ही उसकी उत्पादकता, उपयोगिता और खर्च के तार्किकरण पर आधारित होते हैं। क्या होता है कि आपको या जिस मंत्रालय को बजट आवंटित किया है वो बजट खर्च हो जाता है, खर्च होने के बाद उसकी ऑडिटिंग होती है। क्या होती है उसकी ऑडिटिंग होती है, स्वतंत्र अंकेक्षक बैठते हैं, फिर उसका मिलान करते हैं कि योजना में यही चीजें खर्च होनी चाहिए थी, हमने इसको इस हिसाब से खर्च किया और उसका फिर क्या किया जाता है, औचित्यकरण निकाला जाता है। लेकिन जो जीरो बेस बजट है वो इस झंझट से ही दूर है, उसमें ऑडिटिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उससे पहले तो आपको योजना के आधार पर तय कर लिया जाता है कि इस योजना में इतना बजट था, इतना बजट खपाया और इतने बजट की और आवश्यकता है। तो इसमें जो ऑडिटिंग है उससे पीछा छूट जाता है। नेक्स्ट जो बजट है वो है जेंडर बजट, लिंग आधारित बजट, जेंडर बजट। तो भारत में जो जेंडर बजट है इसकी अवधारणा वित्तीय वर्ष 2005-6 के बजट से प्रारंभ होती है। भारत में पहली बार जो जेंडर बजट है ये वित्तीय वर्ष 2005-6 के अंदर प्रारंभ होता है, लेकिन विश्व में सबसे पहले बात करें तो 1982 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जेंडर बजट को लाया गया था। क्या उद्देश्य है भाई जेंडर बजट लाने का? महिलाओं को बजट दे रहे हैं, पुरुषों को नहीं दे रहे, क्यों? सरकार एक तरफ कहती है कि लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, बजट किस प्रकार का है? जेंडर बजट है। तो सरकार ये मानती है कि जो संसाधन और कार्यों का आवंटन है, संसाधन और कार्यों का आवंटन है, इस आवंटन को इस प्रकार से किया जाए कि महिलाएं पुरुषों की समान हो जाए, महिलाओं को पुरुषों के समान लाया जाए। तो कुछ स्कीम्स ऐसी रखी जाए, कुछ कार्य योजनाएं ऐसी रखी जाए जो केवल महिलाओं को लागू हो, महिलाओं को वो बढ़ावा दे और उनको कहां तक ले आए, पुरुषों के दर्जे के बराबर ले आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सरकार ने ये कहा कि सरकार द्वारा निर्मित एक ऐसा बजट जो संसाधन और कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पर करता है। किसके आधार पर करता है? लिंग के आधार पर करता है, वो जेंडर बजट कहलाता है। और इसके माध्यम से ये ज्ञात किया जाता है कि सार्वजनिक व्यय का कितना प्रतिशत, सार्वजनिक व्यय का कितना प्रतिशत इसके लिए, स्त्रियों और बच्चों के लिए और कौन कौन सी स्कीम में खर्च किया जा रहा है। बच्चों के लिए कितना व्यय किया जा रहा है, महिलाओं के लिए कितना व्यय किया जा रहा है और कौन कौन सी स्कीम के अंदर व्यय किया जा रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए जो नया कंसेप्ट है वो कौन सा है, जेंडर बजट है। इसका जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य है स्त्री पुरुष समानता को प्राप्त करना और महिलाओं को पुरुषों के समान विकास के अवसर प्रदान करना। तो ये बजट बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया, बजट किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, बजट के अंदर आय के स्रोत कौन से हैं, बजट में व्यय के स्रोत कौन से हैं, आय के प्रकार कौन से हैं, व्यय के प्रकार कौन से हैं। फिर हम बात करें जेंडर बजट की, या बजट के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से टाइप्स हैं। तो इस प्रकार से जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है
यूनियन बजट, संघीय जो बजट है उसको हमने चर्चा की। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, उस क्लास में घाटे का वित्त पोषण, राजकोषीय नीति, एफआरबीएम एक्ट, जो इस बजट के ही पार्ट है कि एफआरबीएम एक्ट क्या होता है, सरकार घाटे का वित्त पोषण कैसे करती है, सरकार की राजकोषीय नीति क्या है, सरकार की मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति में अंतर क्या है, भारत की जो कर संरचना है वो किस प्रकार की है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक छोटी सी बात और कर लें कि राजस्थान की बजट जो क्लास है, ये सीसीआई बाड़मेर का जो चैनल है उस पर पूर्व में अपलोड कर दी गई है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। राजस्थान का बजट पूर्व में हमने अपलोड करवा दिया। नेक्स्ट जो ये क्लास थी, यूनियन बजट, और इसके साथ साथ भारतीय इकोनॉमी के जो भी पार्ट्स हैं उसको लगातार हम क्लास में लेंगे। नियमित रूप से इन क्लासों को देखते रहिए, और कोई भी यदि आपका शंका समाधान है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप बताइए, आपकी उन शंकाओं का हम समाधान भी करेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसी बजट का जो थर्ड पार्ट है, बहुत ही जल्दी आपके सामने उसको भी अपलोड अपलोड करवा दिया जाएगा। तो नियमित रूप से बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।